कहते हैं पहला प्यार नहीं भुलाया जा सकता है, और ये सच भी है क्योंकि अपने उसी पहले प्यार को ढूंढने इरा एक छोटी सी प्यारी सी 19 साल की लड़की जिसने अभी ही 12th पास किया था, वो बिना किसी से बताए 13 साल बाद इंडिया आती है अपने बचपन के प्यार को ढूंढने पर। रास्ते में ही उसका किडनैप हो जाता है और उसका किडनैप पूरे मुंबई और दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर अभियान रावल करवाता है, जो एक हार्ड पर्सनैलिटी वाला लड़का है जिसके आगे किसी की भी खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। वो सबकी जिंदगी का एक विलेन है। तो आखिर क्या दुश्मनी थी उसकी इरा से जो उसने किडनैप करवाया? क्या कभी इन दोनों में प्यार हो पाएगा या ये बनेगा इरा की जिंदगी का विलेन? जानने के लिए पढ़िए यू आर माई गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर रीड लेस। चवन बैक टू इंडिया आफ्टर 13 years। लंदन, डैज़ल बीच। एक लड़की चुपचाप शांत होकर समुद्र की लहरों को ऊपर नीचे होता हुआ देख रही थी। वो बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर उसके उतना ही तूफान मचा हुआ था। वो कुछ अपनी बचपन की यादें याद करते हुए खोई हुई थी। तभी पीछे से कोई लड़की खुशी से चिल्लाते हुए बोली, यार इरा, तू यहाँ बैठी है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ। वो लड़की जो शांत होकर समुद्र देख रही थी उसका नाम इरा चोपड़ा था। उम्र अभी 19 साल ही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, 5'3" इंच हाइट, भूरी आंखें, पतला फिगर, लंबे ब्राउन बाल, जो उसे एक परफेक्ट मॉडल का लुक देते थे। पर इतनी समय उसके चेहरे पर उदासी थी, जिसे देख उसकी बेस्ट फ्रेंड सायरा ने कहा, क्या हुआ, आज इतना बड़ा खुशी का दिन है? तूने तो पूरे स्कूल में 12th टॉप किया है, तब भी तू खुश नहीं है? तो इरा फेक स्माइल करते हुए बोली, नहीं तो मैं तो खुश हूँ। सायरा आंखें रोल करते हुए बोली, दिख रहा है मैडम आप कितनी खुश हैं, चल बता अब क्या बात है? इरा उदास होते हुए बोली, मुझे इंडिया जाना है यार, मुझे उससे मिलना है। मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, एक बार उसे देखना चाहती हूँ। सायरा भड़कते हुए बोली, जस्ट शट अप इरा, तू अभी तक 13 साल की बातों को लेकर बैठी है यार, मूव ऑन कर। उस टाइम तू बस 6 साल की थी, तुझे तो उसका फेस तक नहीं याद और न ही वो मिला, फिर क्यों इतना परेशान है तुझसे कभी? इरा नम आंखों से बोली, मुझे नहीं करना मूव ऑन, मैं हमेशा उसको चाहूंगी, भले ही मैं उस टाइम उससे ये बात नहीं कह पाई, पर अब मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ कि क्यों उस दिन। इरा इतना कहते कहते चुप हो गई। सायरा इरा को बहुत समझती थी, वो उसे अपनी बहन से भी बढ़कर मानती थी। वो उसे इस तरह देख उसे समझाते हुए बोली, औक मैं समझती हूँ तुझे, पर तू ही बता, तेरे भाई आज 13 साल से तुझे इंडिया से दूर रखे है और न ही तुझे वहां बुलाते हैं, कैसे जाएगी तू? उद्धरण चिन्ह। इरा कुछ सोचते हुए बोली, मैं उन्हें बताऊंगी ही नहीं मैं इंडिया में हूँ, और न ही तू बताएगी कुछ भी, और जैसे ही मैं उससे मिल लूंगी मैं तुरंत वापस यहाँ आ जाऊंगी। सायरा टेंस होते हुए बोली, यार ये सेफ तो होगा ना, अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो? इरा उसे यकीन दिलाते हुए बोली, डोंट वरी सायरा, कुछ नहीं पता चलेगा किसी को, और बस तू यहाँ संभाल लेना, बाकी मैं कॉल करती रहूंगी तुझे। इरा के बार बार समझाने पर सायरा मान जाती है और फिर दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। इरा और सायरा एक साथ सायरा की मोम के साथ रहती थी। इरा की कल शाम की फ्लाइट थी, जिस वजह से सायरा और इरा ने मिलकर इरा की पैकिंग की और फिर डिनर करके दोनों सो गए। आज इरा को 13 साल बाद सुकून की नींद आई। वो कल के लिए बहुत खुश थी, पर आने वाले खतरे से अनजान। सुबह होती है, इरा अपना सारा सामान रखती है और फिर इसी तरह धीरे धीरे शाम हो जाती है। इरा और सायरा दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। चूंकि सायरा की मोम आउट ऑफ टाउन थी, तो इसलिए दोनों को कोई परेशानी नहीं हुई। वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचती हैं। इरा अपना लगेज निकालकर सायरा को बाय बोलती है, सायरा भी उसे बाय बोलती है और वो फिर इरा एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। सायरा घर चली जाती है। इरा के एयरपोर्ट के अंदर जाते ही एक आदमी जो उस पर नजर रखे था, वो किसी को कॉल करता है। वो बोलता है, बॉस मैडम निकल चुकी है। वो आदमी एवन स्माइल करते हुए बोला, गुड आने दो। वो आदमी डरते हुए बोला, अंडरस्को बॉस, वहाँ का काम हो चुका है। वो आदमी ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। सुबह का वक्त, इंडिया, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, मुंबई। इरा अपने सामान को लेकर बाहर निकलती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल थी। उसे अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा होने लगी। इस शहर को देखकर वो खुद से ही बोली, 13 साल बाद आखिर मैं फिर से आ ही गई इंडिया, और अब मैं तुम्हें भी ढूंढ लूंगी। तभी 10-11 बॉडीगार्ड्स, जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और उनके कपड़ों पर एक जैसा सिंबल लगा हुआ था,
वो सब आकर इरा को घेर लेते हैं। इरा एकदम से ये सब देख घबरा जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इस तरह बीच एयरपोर्ट पर क्यों घेर लिया गया, और वो यहाँ आज 13 साल बाद लौटकर आई थी। वो न यहाँ किसी को जानती थी और न ही पहचानती थी सिवाय अपने भाई के, और जिसे उसने बताया भी नहीं था। यहाँ आने से पहले इरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। चट्टू यू आर माइन ओनली माइन। अब आगे इरा के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देख इरा बहुत डर जाती है और अपने आसपास सबको देखने लगती है कि शायद वहाँ की पुलिस या लोग उसकी हेल्प कर दे। पर वहाँ खड़े सभी लोग उन गार्ड्स के सिंबल को देखकर ही घबरा कर पीछे हट जाते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड आकर इरा को पकड़ उसे मास्टरेज में जबरदस्ती बैठता है। इरा चिल्लाते हुए बोली, लीव मी प्लीज, समबडी हेल्प मी। पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इरा को जबरदस्ती कार में बिठाकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इस कार में रोते रोते बेहोश हो जाती है। 191। कुछ देर बाद इरा की आंख धीरे धीरे खुलती है और वो एक झटके में उठकर बैठ जाती है। फिर अपने आसपास देखती है। वो बहुत ही बड़ा और लग्जरियस रूम था, पर उसका कलर डार्क ग्रे और ब्लैक था जो बहुत ही डरवाना लग रहा था। वो इस समय बड़े से किंग साइज बेड पर डरी सहमी बैठी हुई थी। तभी वो उठकर दरवाजे की तरफ जाना चाहती है कि दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और एक 27 साल का लड़का जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम था, नीली आंखें, 6.3 हाइट, 8 पैक एब्स, उसका मास्कुलर बॉडी उसके ग्रे कलर के थ्री पीस सूट पर बहुत ही जच रहा था, जो उसे एक हार्ड पर्सनैलिटी वाला लड़का बनाता था। वो एक इरा को देख रहा था। इरा तो उसे देखकर और डर गई और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस लड़के के आगे इरा बहुत छोटी लग रही थी। वो एक झटके से इरा को अपनी गोद में उठा लेता है। इरा उसकी गोद में एक बच्ची की तरह लग रही थी और उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वो उसे अपने छोटे हाथों से मुंह के मारते हुए बोली, ये बास्टर्ड, लीव मी, क्यों किडनैप किया तुमने मुझे? कौन हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो। वो लड़का उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, बीवी, क्यों इतने हाथ पैर चला रही हो? थक जाओगी, फिर मुझे कैसे झेलोगी? उसके मुंह से बीवी सुन इरा को तो जैसे कुछ समझ हाय नहीं आ रहा था। वो डरते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कैसी बीवी? और मेरी कब शादी हुई तुमसे? वो लड़का एविल स्माइल करते हुए बोला, अगर शादी नहीं हुई तो वो अभी हो जाएगी आज तुरंत, और तुम मेरी बीवी बनोगी और उम्र भर मिसेज इरा अव्यान रावल बनकर रहोगी। अव्यान रावल वर्ड सुनकर इरा शॉक्ड हो जाती है। वो हकलाते हुए बोली, तुम तो एक गैंगस्टर हो ना, जो दुनिया भर। वो इतना ही बोलकर चुप हो गई। अव्यान टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, क्या बात, तुम्हें तो बहुत पता है मेरे बारे में। चलो छोड़ो ये सब, तुम रेडी हो जाओ, मैं कुछ सामान भिजवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम शादी करने वाले हैं। इरा ये सुनकर और हैरान रह जाती है। वो गुस्से, डर और घबराहट के साथ बोली, क्या मतलब शादी? और मैं तुमको तो जानती भी नहीं कि तुमको मुझसे क्या दुश्मनी है और तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? अव्यान सर्द लहजे में बोला, पहली बात, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद। दूसरी बात, मेरी सारी दुश्मनी तुमसे ही है। और तीसरी मगर सबसे इम्पोर्टेंट, अब से तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा के लिए सिर्फ मेरे पास ही रहोगी। उसकी इतनी डरवानी बातें सुन इरा अंदर से कांप गई। वो हकलाते हुए बोली, देखो प्लीज़, मैंने अपनी फैमिली को तक नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ। सब परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। अव्यान एविल स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हारे भाई और तुम्हारी वो दोस्त सबको अभी पता चल ही जाएगा कुछ देर में। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस शादी पे ध्यान दो। इरा अपने सामने खड़े शैतान के आगे एक आखिरी कोशिश करते हुए बोली, देखो, तुम मुझसे सदी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। अव्यान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता अपनी होने वाली बीवी से शादी? इरा रोते हुए बोली, क्योंकि मैं अभी 19 साल की हूँ और ये रूल के अगेंस्ट है। अव्यान एक किलर स्माइल करते हुए उसके नोच को पिंच करते हुए बोला, जितनी मासूम तुम दिखती हो, काश उतनी होती, पर कोई बात नहीं। और जहाँ बात रही शादी की, तो वो मैं तुमसे रिचुअल तरीके से करूँगा। फिर अव्यान उसकी आंखों में एकटक देखते हुए आगे बोला, और मैं पूरी दुनिया पर राज करता हूँ, तो मेरे आगे कोई रूल्स नहीं आता, पर तब भी मैं लीगल तरीके से जब तुम 21 की हो जाओगी तब करूँगा, पर अभी मैं रिचुअल तरीके से करूँगा। इरा अपनी नज़र झुकाते हुए रोते हुए बोली, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। तुमको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं किसी और से प्यार
एरा इतनी ही बोल पाई थी कि अव्यान उसे बैक पर कसकर पटकते हुए गुस्से में बोला, आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं, तुम सिर्फ मेरी हो और आज तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। अब रोना धोना बंद करो और रेडी हो जाओ। ये कहकर वो गुस्से से बाहर निकल जाता है और एरा सिसकते हुए वही बेड पर लेट जाती है। वो लंदन से अभी तक की सारी बातें सोचने लगती है कि वो कैसे कितनी खुश होकर यहाँ आई थी, अपने प्यार को ढूंढने की। वो उससे मिलेगी, उससे बातें करेगी। वो बहुत खुश थी, पर उसे नहीं पता था कि वो जैसे यहाँ आएगी वो एक शैतान के हाथ लग जाएगी और वो उसके हाथों की कठपुतली बन जाएगी। वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी और बस रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो अभी इतनी न तो समझदार थी और न उसे ज्यादा गलत सही का फर्क समझ आ रहा था। वो बस इस बात के लिए रो रही थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और वो अपने 13 साल के प्यार को पा नहीं पाएगी। पर वो उससे एक बार तो मिलना ही चाहती थी, एक बार तो देखना ही चाहती थी, एक बार उसे महसूस करना चाहती थी। और अब वो कैसे करे ये सब? इस तरह भी होता है इश्क, आजमा कर तो देख, बिना मिले उम्र भर चलता है सिलसिला, निभा कर तो देख। तुम्हें ये हक है कि शिकायत करो हमसे, हमें तो आपसे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। थैंक यू सो मच गाइज। चत्री नो प्लीज स्टॉप, तुम आइसन इन कर सकते। अब आगे। अव्यान गुस्से से रूम से बाहर निकलकर सबसे ऊपर वाले रूम में जाता है जहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। वो सीधे पासवर्ड से रूम अनलॉक करता है और अंदर चल जाता है। वो अपने कोट को उठाकर वही काउच पर फेंक देता है और फिर अपनी टाई की नॉट ढीली करता है और अपने हाथों की स्लीव को फोल्ड करते हुए वहां रखे गिटार को उठा लेता है और अपने में ही धुन गुनगुनाने लगता है। देखो आज फिर किस्मत तुमको मेरे सामने लेकर आई है। अब इस रिश्ते का मकसद कुछ ऐसा बदला है कि इस रिश्ते का मकसद अब सिर्फ बदला है। वो इसी तरह गिटार को बजाते हुए अपनी आंखें बंद किए कुछ पुरानी यादों में खो सा गया था। तभी उसे कुछ बुरा सा याद आता है और वो एक झटके से अपनी आंखें खोल देता है। इस समय उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून, नफरत आग दिख रही थी जो पूरे दुनिया को जलाने भर तक काफी थी। वो गिटार को वहीं रखते हुए अजीब सी कशिश में बोला, फाइनली प्रिंसेस तुम आ गई। पर अफसोस अब तुम्हें मेरी मोहब्बत नसीब नहीं होगी, तुम्हें अब मेरी नफरत नसीब होगी। तुम अब तड़पोगी पर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाऊंगा। तारानकन ये कहकर वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। कुछ देर बाद एरा कमरे में अभी भी रो रही थी। उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। वो खुद से ही बोली, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे सबसे बचा लोगे, हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, कहाँ चले गए, अब आ जाओ बचा लो मुझे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका गेट नॉक होता है और एक फीमेल मेड अंदर आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था जो बहुत रॉयल लग रहा था। वो अंदर आके सर नीचे किए हुए एरा से कहती है, मैडम आप रेडी हो जाए, सर ने कहा है फिर आपको नीचे भी चलना है। एरा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो उनसे, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। पर उस मेड ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे जितना काम दिया गया था वो उससे ज्यादा नहीं बोल सकती थी। एरा समझ जाती है। फिर वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, ले जाए इसे, मुझे नहीं रेडी होना और न ही कोई शादी करनी है। वो मेड फिर से बोली, मैडम सर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपको ये पहनना पड़ेगा। एरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा न जाए, आप नहीं पहनना मुझे। वो मेड थाल वहीं रखकर नीचे चली जाती है। एरा फिर से रोने लगती है। कुछ देर बाद एरा का रूम अनलॉक होता है और अव्यान अंदर आता है। इस टाइम उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। बेड पर लेटी इसको देखता है और फिर वहां रखे थाल को वो इसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और एक झटके से उसके बाजू को कसकर पकड़ उठाता है। इस डर जाती है और अपने आप को छुड़ाने लगती है। अव्यान उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वॉशरूम में उसे ले जाते हुए कहा, क्या बीवी अगर मेरी ही हाथों से शादी के लिए रेडी होना था तो पहले बताती, इतने गोल्डन मोमेंट को मैं थोड़े ही न मिस करता। एरा डरते हुए नहीं कर सकते बोली, नो प्लीज स्टॉप, तुम ऐसा। अव्यान टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और जहाँ बात रहे तुम्हारी तो वहाँ तो मैं एक पल नहीं सोचूंगा कुछ करने से पहले। वो उसे वॉशरूम में ले आता है और सीधे शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। एरा उसे मना करते हुए बोली, देखो प्लीज, अच्छा जो मैं रेडी हो जाती हूँ, पर प्लीज तुम जाओ।
अव्यान एविल स्माइल करते हुए बोला, क्यों मुझसे शर्मा रही है? और वैसे भी ये सब मेरा ही तो है, तुम्हारा एक एक बॉडी पार्ट। वो उसके बॉडी को देखते हुए बोला। इरा उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, पता है तुमको, मुझे नफरत हो रही है, तुमसे बहुत ज्यादा नफरत। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कम से कम तुम जैसे हैवान से तो न मिलती। अव्यान उसके ड्रेस की जिप खोलते हुए बड़े ही एहसास के साथ बोला, मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी नफरत चाहिए। तुम्हारी आंखों में खुशी नहीं, एक तरफ एक बेचैनी चाहिए। कोट। ये कहते हुए वो उसकी ड्रेस को उससे अलग कर देता है और शोवा ऑन कर देता है। इरा डर और शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है और अपने हाथों को अपने आगे कवर कर लेती है और फिर ऐसे ही धीरे से बोलती है, प्लीज चले जाओ, मैं कर लूंगी और पक्का मैं रेडी भी हो जाऊंगी। अव्यान बस उसे ऊपर से नीचे उसके अंडरगारमेंट्स में ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। फिर वो एक बार इरा की तरफ देखता है, जो शर्म से अपनी नजरें नीचे किए हुए वॉल से सटकर खड़ी थी और उसके ऊपर गिरता पानी उसके बॉडी को बहुत ही हॉट बना रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता है। इरा ऐसे ही वॉल से सटकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो बाथरोब में बाहर आती है और उसकी आंखें लाल और सूज चुकी थी रोते रोते। वो थाल में रखे लाइट पिंक और वाइट कलर के लहंगे को उठाती है जिस पर डायमंड के काम किए गए थे और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। पर इरा की तो जिंदगी ही बेरंग हो चुकी थी, उसे किसी बात की कोई खुशी नहीं थी। वो बस एक जिंदा लाश की तरह अव्यान रावल की हर बातों को मानते जा रही थी। वो उसे उठाकर क्लोजेट रूम में चली जाती है, जो सच में एक रूम के बराबर ही था। वो अपने लहंगे को पहनकर बाहर आती है। उसने इस वक्त लहंगा और उसका हाफ स्लीव लेस ब्लाउज ही पहन रखा था, जिसका गला बहुत डीप था, जिससे उसकी गोरी पीठ और पतली कमर बहुत अच्छी दिख रही थी। वो मिरर के सामने आती है और बिना किसी इमोशन के अपने दुपट्टे को लगाने लगती है। वो दुपट्टे को लगा ही रही थी कि उसे अपने कमर पर कुछ ठंडा सा फील होता है। वो एकदम से सिहर उठती है और मिरर के सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो क्या देखा इसने? क्या हो जाएंगी इनकी शादी? जानने के लिए पढ़िए मेरी नावेल यू आर माई गैंगस्टर आर्थर सनशाइन क्वीन। बाय बाय। जब फॉर फोर्स्ड मैरिज। अब आगे। अव्यान जब वॉशरूम से निकला था तो वो सीधे अपने ग्राउंड एरिया में गया, जहां वही बॉडीगार्ड डरा सहमा खड़ा हुआ था जिसने इरा को पकड़कर कार में बिठाया था। अव्यान सीधे जाकर अपने किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है और किसी को इशारा करता है। दूसरा बॉडीगार्ड उस आदमी के दोनों हाथों पर केरोसिन डालने लगता है। ये देखकर उस बॉडीगार्ड की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। वो घबराते हुए सबकी तरफ देख रहा था पर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में उस आदमी की चीखें पूरे ग्राउंड एरिया में गूंजने लगती है और अव्यान पागलों की तरह हंसते हुए बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर एक गलती थी मेरी प्रिंसेस को टच करने की, फिर चाहे मैंने ही क्यों न कहा हो। उसकी ऐसी बातें सुन वहां खड़े सभी डर से कांपने लगे और अव्यान वहां से कुछ इशारा कर बाहर चला गया। वो सीधे अपने रूम में गया तो उसने देखा कि इरा लहंगे में और गीले लंबे बालों में अपने आप में ही खोई चली आ रही थी। उसे तो ये भी पता नहीं चला कि अव्यान उसे एक अपनी सांसों पर काबू करते हुए देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेश लग रही थी। उससे जब रहा नहीं जाता तो वो सीधे जाकर इरा की पतली और गोरी कमर को अपने ठंडे और हार्ड हाथों से पकड़ लेता है और इरा बिल्कुल सिहर जाती है। अपने सामने अव्यान को देख चौंक जाती है। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ये बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, समझे? अव्यान सिग्नेचर स्माइल के साथ बोला, ओ रियली, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया बीवी, तब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो सोचो, जब मैं आज रात अपनी फर्स्ट नाइट मनाऊंगा तब कैसे मुझे बर्दाश्त करोगी? अव्यान की इतनी बेशर्मी भरी बात सुनकर इरा शर्म और गुस्से से अपनी नज़र नीचे कर लेती है। अव्यान उसके रेड फेस को देख एक टेढ़ी स्माइल करता है और वो इरा के लंबे बालों में अपने मुंह घुसाकर उसे फील करने लगता है। इरा फिर उससे छुड़ाते हुए बोली, प्लीज न छोड़ दो। अव्यान उसे ऐसे देख छोड़ते हुए बोला, अभी छोड़ रहा हूँ बीवी, पर रात को नहीं, आज रात तुम जिंदगी भर के लिए मेरी हो जाओगी। ये कह वो उसके पेट को टच करते हुए वॉशरूम में चला जाता है और इरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को ही कोसती है कि काश उसने अपने भाई को बता दिया होता तो वो आज इस तरह न फंसती, क्योंकि उसके पास उसका फोन तक नहीं था। वो रोते हुए रेडी होती है। उसने बस नाम मात्र का हल्का मेकअप और जो डायमंड की ज्वेलरी रखी हुई थी
सेट की उसको पहन रखा था और सर पर लाल शेडेड दुपट्टे को ले रखा था। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और ऊपर से उसका मान टीका जो उसे एक दुल्हन की तरह दिखा रहा था। पर एक चीज की कमी थी, उसकी स्माइल की जो अब गायब हो चुका थी। वो एकटक मिरर में खुद की बर्बादी देख रही थी। तभी अव्यान शेम उसके लहंगे के कलर का सूट पहनकर बाहर आया। वो आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, कोई देखे तो देखते ही रह जाए। लेकिन वो अभी अपनी दुल्हन को एकटक एक कशिश के साथ देख रहा था। वो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, होने वाली बीवी चलो अब रियल बीवी बनाने का टाइम आ गया। इरा रोते हुए बोली, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। अव्यान उसे खींचते हुए बोला, बीवी अभी टिपिकल ड्रामा मत करो और चलो सीधे से। को उसे खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था और इरा अपने लहंगे को पकड़ते हुए रोते हुए चल रही थी। वो लोग गार्डन में आते हैं। इरा सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने गार्डन के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा मंडप लगा हुआ था, जो बिल्कुल उन दोनों की ड्रेस से मैच करता हुआ सजाया गया था। वहां पर एक पंडित बैठा हुआ था और चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। वहां पर उन लोगों के अलावा एक बूढ़ी औरत भी थी, जो उस बंगलो की केयरटेकर थी। अव्यान इरा को खींचकर मंडप बैठाता है। इरा लगभग गिरते हुए बैठती है। अव्यान पंडित जी से बोलता है, शुरू करे पंडित जी, और ऐसी शादी करवाएगा कि अगले आने वाले 7 जन्म में इसे मिलूं। ये सुनकर इरा अचानक से अव्यान की तरफ देखने लगती है। अव्यान तुरंत अपनी नजरें उससे हटा लेता है। इरा को कुछ अजीब सा फील होता है, पर तभी अव्यान उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, सामने देखो, शादी को अपना दिमाग मत चलाओ। इरा फिर उसे नफरत से देखने लगती है। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए बुलाते हैं। इरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर अव्यान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी केयरटेकर को बुलाता है। उसकी केयरटेकर आकर उन लोगों का कन्यादान करती है। फिर पंडित फेरों के लिए कहते हैं। अव्यान उठता है और इरा को जबरदस्ती उठा लेता है। इरा बस रोए जा रही थी। वो न भाग सकती थी, न मर सकती थी। वो बस उस बेंदिल इंसान के आगे रो सकती थी। उन दोनों के फेरे खत्म होते हैं। फिर अव्यान इरा के मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देता है। इरा के पूरे छोटे से चेहरे पर सिंदूर लग जाता है और इरा की आंख अपने आप बंद हो जाती है। फिर अव्यान उसे मंगलसूत्र पहनाता है, जो बहुत ही यूनिक डिजाइन में स्पेशली अव्यान ने बनवाया था। उसमें कुछ अलग ही कुछ लगा था, जो उसे सीक्रेट फैशन वाला बना रहा था। वो उसे पहना देता है। फिर पंडित जी बोलते हैं, शादी संपन्न हुई और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। कोट। ये सुन इरा का दिल पूरा तरह बैठ जाता है। वो बस रो रही थी और वही अव्यान के चेहरे पर एक अलग ही चमक और गहरी स्माइल थी। तो क्या होगा आगे इन लोगों का, जानने के लिए पढ़िए मेरी नॉवेल यू आर माई गैंगस्टर आर्थर सनशाइन क्वीन। चैप्टर 5 पेनफुली फर्स्ट नाइट। अब आगे। अव्यान इरा को कमर से पकड़ अपने पास खींचते हुए बोला, वेलकम मिसेज इरा अव्यान रावल। इरा बस अपनी दर्द भरी नजरों से उसी की आंखों में देख रही थी, जहां उसे सिर्फ एक खुशी की चमक दिख रही थी। वो अपनी नजरें उससे फेर लेती है और ये देखकर अव्यान सर्द लहजे से उस चेहरे के अपनी तरफ करते हुए बोला, लुक एट मी, जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। इरा आंखों में आंसू लिए उसे ही देखने लगी। अव्यान उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, बीवी अभी आराम करो तुम, मुझे कुछ काम है, फिर आकर दिनों साथ में एंजॉय करेंगे। इरा कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि वो अब चाहकर भी नहीं भाग सकती किसी भी चीज से। अव्यान उसे रूम में ले आता है और बैग पर लेटा देता है। फिर उसके फोरहेड पर किसकर बाहर चला जाता है। इरा उसी तरह लहंगे में ही सो जाती है। इधर अव्यान अपने रावल इंडस्ट्रीज पहुंचता है, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी में आती है, जो आसमान को छू रही थी। वो सीधे अपने केबिन में जाता है, जहां उसका पीए रंजय खड़ा उसको ही इंतजार कर रहा था। वो अव्यान को ग्रीट करता है तो अव्यान उसे एक लुक देता है। फिर अव्यान अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, ड्रग्स के शिपमेंट का क्या हुआ। रंजय बोला, ऑल डन सर, बस उन लोगों ने इसकी खुशी में एक क्रूज पार्टी रखी हुई है, जहां आपको भी इनवाइट लिया है, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये सब हो नहीं पाता। अव्यान टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह तो ये बात है, और बॉस भी आएगा न उसमें। रंजय बोला, जी सर, वो भी आ रहे हैं और कोई मॉल का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं इतनी समय। अव्यान एविल स्माइल करते हुए बोला, ये तो और अच्छी बात है, तो उन्हें एक बार हमारे दर्शन कर लेने।
चाहिए उद्धरण चिन्ह। तो रंजय बोला, ओक सर, तो मैं कल के लिए आपके सारे वर्क को ड्राफ्ट में कर देता हूँ। अव्यान कुछ नहीं बोलता और उसका पीए उसको ग्रीट करते हुए बाहर निकल जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। इरा अभी तक सो रही थी। तभी उसके रूम का गेट खुलता है और अव्यान इरा के पास आने लगता है। वो उसके साइड में बैठकर उसके छोटे से सुंदर से चेहरे को देखता है जिस पर पूरा सिंदूर लगा हुआ था। वो अपने हाथों से उसके चेहरे को टच करने लगता है। उसे उसका फेस बहुत सॉफ्ट लगता है। वो अपनी टाई की नॉट को ढीली करता है और फिर अपने कोट भी उतार देता है और इरा के बगल लेटकर उसे निहारने लगता है। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो उसके छोटे से सॉफ्ट होंठों पर अपने हार्ड होठ रख देता है और सॉफ्टली किस करने लगता है, पर इरा के इतने सॉफ्ट होठ को देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो जुनून के साथ उसके होठों को सक और लिक करना शुरू कर देता है। इसको फील होता है कि कोई हैवी सा चीज यूज दबा रहा है। वो झट से अपनी आंखें खोल देती है तो उसे सामने अव्यान का सुंदर सा फेस दिखता है जो उसी के ऊपर था और बहुत बुरी तरीके से उसे किस कर रहा था। इरा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, तुम ऐसे फोर्स नहीं कर सकते मुझे। अव्यान रुकते हुए बोला, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम मुझे नहीं रोक सकती, समझी। ये कह वो फिर से उसे किस करने लगता है और इरा के दोनों हाथों अपने एक हाथ में पकड़ते हुए इरा के सर के ऊपर रख देता है और उसे डीप किस करने लगता है। वो बास उसके सॉफ्ट होंठों को चूमे जा रहा था। आज वो पहली बार किसी लड़की के इतने करीब गया था, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इरा बस रोए जा रही थी, पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे उसके मुंह में अपनी टंग डालनी थी, पर इरा अपना मुंह नहीं खोल रहा थी। अव्यान उसकी पतली कमर को कसकर दबा देता है जिससे इरा की आह निकल जाती है और अव्यान उसे फ्रेंच किस करने लगता है। करीब 25 मिनट के बाद जब इरा की सांस फूलती है तो अव्यान उसके होंठों से अलग हुआ और दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगे। अव्यान बिना देर किए इरा को पीछे की तरफ पलट देता है। इरा बस रोए जा रही थी क्योंकि अब अव्यान को रोकना मुश्किल हो चुका था और वो उसके साथ अपनी मनमानी किए जा रहा था। वो उसके ब्लाउज को खोल देता है और पूरे पीठ पर उसको लव बाइट्स और किस के निशान देने लगा। इरा बस दर्द से कराह रही थी। अध्यान उसे अपने सामने करता है और उसके ब्लाउज को उससे अलग कर देता है। चूंकि इसके दोनों हाथ को अव्यान ने पकड़ रखा था, इसलिए वो चाहकर भी खुद को कवर नहीं कर सकती थी। अव्यान धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़ों को उसके जिस्म से अलग कर देता है। इस बस अपनी आंखें बंद किया बेजान लेटी हुई थी। अव्यान अपनी भी शर्ट निकाल देता है और उसकी मस्कुलर चेस्ट के नीचे नाजुक सी इरा दबी हुई थी। अव्यान एकटक ऊपर से नीचे बिना कपड़ों के इरा को देखता है और फिर अपने भी सारे कपड़े उतार कर दोनों को ब्लैकेट से कवर कर देता है और एक हाथ से लाइट ऑफ कर देता है। फिर वो इरा के नेक और कॉलर बोन पर किस और लव बाइट्स दे रहा था। इरा की अब सिर्फ सिसकियां निकल रही थी। अव्यान बेरहमी की तरह उसे किस कर रहा था। वो उसके चेस्ट पर किस और तेज से बाइट कर रहा था। इरा की बस चीखें निकल रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो अव्यान को झेल नहीं पा रही थी और अव्यान था कि न रुकने का नाम ले रहा था और न ही कोई चीज सॉफ्ट होकर कर रहा था। वो उसके चेस्ट को बहुत टाइट प्रेस कर रहा था जिससे इरा की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसके चेस्ट को अव्यान ने बिल्कुल लाल कर दिया था किस और बाइट करके। फिर उससे कंट्रोल नहीं होता और वो धीरे धीरे उसके अंदर इंटर करता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था ये इरा का फर्स्ट टाइम था और अव्यान के भी। पर तब भी उसके इंटर होते ही इरा एक तेज चीख के साथ छटपटाते हुए बोली, प्लीज प्लीज बाहर आओ, मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अव्यान धीरे धीरे करके उसके पूरे अंदर हो जाता है और इरा बहुत टाइट उसके कंधों को पकड़ लेती है। उससे अव्यान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अव्यान धीरे से उसके कान में बोलता है, काम डाउन बीवी, थोड़ी देर उसके बाद तुम रिलैक्स हो जाओगी। इरा रोते हुए बोली, प्लीज अभी मेरी एज नहीं है इन सब की, प्लीज बाहर आ जाओ। अव्यान टेडी स्माइल करते हुए बोला, ओह बीवी शांत हो जाओ और मुझे फील करो। ये कहकर वो उसके साथ करने लगता है और इरा की तेज तेज चीखें पूरे रूम में सुनाई देने लगती है। अव्यान बिना रुके लगातार उसके साथ 5 घंटे तक करता है। इरा तो अधमरी हो चुकी थी और अव्यन जब खुद सेटिस्फाइड होता है तो वही उसी के बगल लेट जाता है और इसके फोरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ सो जाता है। इरा को तो कुछ होश भी नहीं रहता। जस्ट 6 मॉर्निंग इंटिमेसी। अब आगे सुबह का वक्त। अव्यान का रूम। इरा अभी तक गहरी नींद में सो रही थी।
पर उसके छोटे से चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिख रही थी। उसका चेहरा पर अब और ग्लो और निखर गया था। उसके चेहरे पर भले ही थकान थी, पर उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा अब ग्लो कर रहा था। और उसी चेहरे को अव्यान बड़े ही कशिश के साथ एक सुकून के साथ देख रहा था, जैसे कोई सदियों पुरानी मन्नत पूरी हो चुकी हो। वो बस एक टक बड़े ही इंटेंसिटी के साथ इरा के छोटे से क्यूट से चेहरे को देख रहा था। पर्दे जो हवा से हल्के हल्के बार बार उड़ रहे थे, जिससे इरा के छोटे से चेहरे पर बार बार सूरज की किरणें आ जा रही थी, जो इरा को परेशान कर रही थी। और वो बार बार नींद में क्यूट क्यूट सा फेस बना रही थी, और वहीं अव्यान उसे देख एक गहरी स्माइल कर रहा था। इरा की अब हल्की हल्की आंखें खुलने लगी थी। वो जैसे ही दूसरी तरफ करवट लेने के लिए बढ़ती है, कोई दो मजबूत हाथ उसकी नाजुक सी कमर को खुद से सटा लेता है। इरा चौंकते हुए देखती है तो उसे अपने सामने एक शैतान का चेहरा दिखता है, जिसने कल रात उसे पूरा ही निगल लिया था। अव्यान बिना किसी भाव के उसे अपने करीब किए हुआ था। इरा उसकी पकड़ से छूटते हुए बोली, लीव मी अ बास्टर्ड। अव्यान सिग्नेचर स्माइल करते हुए बोला, ये क्या बात हुई बीवी? मैंने तो सुना है कि जो सो कॉल्ड टिपिकल बीवियां होती हैं, वो सुबह सुबह अपने पति परमेश्वर के पैर छूती हैं, और तुम मुझे गालियां दे रही हो। दैट्स नॉट फेयर। इरा उसके मुंह से पति वर्ड सुनकर नफरत भरी आवाज में बोली, पति माय फुट। यू आर चीटर, जिसने मुझसे जबरदस्ती शादी की। तुम एक शैतान हो। यू आर डेविल। मैं कभी नहीं मानूंगी इस शादी को, समझे? सिंगल कोट। और फिर खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो अब। अव्यान उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो उसे कसकर जकड़ते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, नो प्रॉब्लम बीवी, तुम मुझे अपना पति मानो या न मानो, पर मैं तो अपने पति होने के सारे फर्ज निभाऊंगा, और अभी भी मुझे अपना एक बहुत जरूरी फर्ज निभाना है। ये कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है। इरा अभी भी बिना कपड़ों में थी। तभी एक तेज चीख पूरे रूम में गूंज पड़ती है, और इरा के हाथ अव्यान के कंधों पर कस जाते हैं, और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि अव्यान बिना वार्निंग के उसके अंदर एंटर कर देता है। इरा की अब एक बार फिर उस कमरे में सिसकियां गूंजने लगती है। अव्यान उसके होठों को अपने होठों में लेकर बेतहासा चूमने लगता है, और एक हाथ से कमर को और दूसरे हाथ से उसकी चेस्ट को सहलाने लगता है, और उसके साथ फिजिकल होने लगता है। और वही इरा जो खुद ही इतनी कल रात की वजह से थकी थी, और अव्यान फिर से उसके साथ वही करने लगा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेजान पड़ गई। पूरे 3 घंटे बाद अव्यान इरा से अलग होता है। फिलहाल वो अलग होना नहीं चाहता था, पर उसे आज बहुत जरूरी काम निपटाने थे, तो वो उसे छोड़ देता है। इरा ऐसे ही खुद में सिमट जाती है। भले ही अव्यान उसके साथ ज्यादा रूड होकर नहीं करता था, पर फिर भी वो उसे नहीं झेल पाती थी। अव्यान बेड से उठकर अपना पैंट पहनता है, और फिर इरा को अपनी गोद में उठाता है। इरा डर जाती है, पर अब उसके अंदर जरा सी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने आगे खड़े शैतान को कुछ कह पाए। वो ऐसे ही उसकी गोद में किसी बच्ची की तरह सिमट जाती है। अव्यान उसे उठाता है, तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है, जहां रेड स्टेन लगा हुआ था, जिसे देख अव्यान के फेस पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो उसे उठाता है और सीधे बाथटब में पानी के टेम्परेचर को सेट कर इरा को उसमें बैठा देता है। इरा आंख बंद किए ऐसे ही उसमें कुछ देर बैठी रहती है। उसे बहुत रिलीफ मिल रहा था। अव्यान उसे वॉश और अच्छे से क्लीन करता है, फिर खुद भी नहाता है, और फिर दोनों बाथरोब में बाहर आते हैं। अव्यान इरा को गोद में किसी बच्चे की तरह लिए था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि जो इंसान किसी को मारने से पहले सेकंड भर तक नहीं सोचता, जिसके लिए फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, और वही वो किसी छोटी सी लड़की की इतनी परवाह कर रहा है। अव्यान इरा को रेडी करता है। उसने कपड़े पहले ही इरा के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइनर और स्टाइलिश मंगवा रखे थे। वो उसे एक ब्लैक कलर की मिडी पहनाता है, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर खुद के कपड़े चेंज करता है और नाश्ता मंगवाता है। वो इरा को धमकी देकर नाश्ता करवाता है, क्योंकि इरा का बिल्कुल मन नहीं था खाने का। फिर अव्यान इरा को पेन किलर देता है। इरा को बहुत दर्द था, इसलिए वो उसे ले लेती है, और फिर अध्यान उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, डू रेस्ट बीवी, क्योंकि आज तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है, और रात को हम एक पार्टी में चल रहे हैं। ओके। इरा सरप्राइज नाम सुनकर उसे सर उठाकर हैरानी से देखती है, और फिर बोलती है, व्हाट सरप्राइज, और मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, समझे? मुझे अपने भाई के पास जाना है। भाई नाम सुनते ही अव्यान का सीना जल उठता है, और वो अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोलता है,
तुम बीवी हो मेरी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब अपने सो कॉल्ड मायके या मायके वाले से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेने चाहिए? और अगर ना भी तोड़ो तो मुझे रिश्ते तोड़ने और तुड़वाने में बहुत मज़ा आता है और आज और भी मज़ा आएगा। इसलिए रेडी रहना, शाम को मिलता हूँ। ये कहकर वो एक मिस्टीरियस स्माइल करता है और एरा के माथे पर किस करके अपने कोट को ले बाहर निकल जाता है। और एरा हैरान और डर वाले एक्सप्रेशंस के साथ उसे जाता हुआ देखती रहती है। दूसरी ओर एक कॉटेज में एक आदमी जिसके सर पर एक ब्लैक कलर की राउंड शेप हैट लगी हुई थी, वो अपने सामने खड़े हुए आदमी से बोलता है, तुम लोग दूध पीते बच्चे हो या तुम लोगों को अब मुझे ही किडनैपिंग सिखानी पड़ेगी जो इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से गंवा दिया। वो आदमी थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस हम एयरपोर्ट ही पहुंच रहे थे, तभी हम कोई अटैक कर दिया पीछे से और हमरे आदमी लोगन सब ससुरा मारे गए। अब आप ही बताओ अब एमा हम का कर सकत है? तो वो आदमी चिढ़ते हुए बोला, पहली बात तो तुम मुझसे हिंदी में बात किया करो, इस भाषा में मुझे कोई बात समझ नहीं आती, तुम्हारी सब मेरे दिमाग के ऊपर से जाता है। वो आदमी धीरे से बोला, ससुरा दिमागवा भी है का तोहरे माँ? तो वो आदमी फिर उससे बोला, कुछ कहा क्या तुमने? वो आदमी सपाट लहजे में बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो आदमी फिर बोला, उसके भाई को पता है कि उसकी बहन उसके पास है, और अगर नहीं पता तो वो एक खतरे की बात है और वो इसका जरूर इस्तेमाल करेगा। वो आदमी अपना पान खाते हुए बोला, बॉस हम का लागत है कि। वो इतना बोल कर चुप हो गया क्योंकि उस आदमी ने उसके इस भाषा पर उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। फिर वो जल्दी से अपना पान गटकते हुए बोला, बॉस मुझे क्या लगता है कि शायद उसके भाई को कुछ नहीं पता वरना वो अब तक तहलका मचा देता, पर सुनने में आ रहा है कि आज जहां आप जा रहे हो पार्टी में वही वो भी आ रहा है, और शायद वो वहां कुछ करेगा भी। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर डर और पसीना आने लगता है। वो पर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, ठीक है आने दो, मिल लेंगे उससे आज पार्टी में, वैसे भी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बनानी चाहिए। वो आदमी अपने सामने बैठे महाबेवकूफ को देख रहा था, पर वो कुछ कहता नहीं, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तो क्या होने वाला है आज की पार्टी में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जस्ट 7 तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। अब आगे रावल इंडस्ट्रीज। अव्यान अपने किंग साइज मूविंग चेयर पर अपने एक हाथ में सिगार लिए किसी राजा की तरह बैठा था और एक हाथ से पेपर बेग घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसके केबिन का गेट नॉक होता है। अव्यान वार्म वॉइस में बोला, कम इन। रंजय केबिन के अंदर आया। उसने अपने हाथ में एक पेन ड्राइव और एक फाइल पकड़ रखी थी। वो अव्यान को विश करता है। अव्यान बस हम्म कहता है। रंजय उस फाइल और पेन ड्राइव को देते हुए बोला, सर ये ड्रग्स की शिपमेंट की फाइल है जो इंडिया आ चुका है, और ये हाइड्रोजन और ऑयल से रिलेटेड पेन ड्राइव है जिसका वर्क स्टार्ट हो चुका है। बस एक बार आपको काहिरा मिस्र जाना होगा। अव्यान उस फाइल को देखते हुए बोला, गुड वर्क यू डिड, और काहिरा के लिए मेरी 2 दिन के बाद जेट रेडी करवा देना, और उसमें मेरे का ध्यान रखना क्योंकि मैं अकेला नहीं जाऊंगा वहाँ। ये सुनकर रंजय कंफ्यूज होकर पूछता है, सॉरी सर, फिर आप किसे अपने साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट में ले जाने वाले हैं? अव्यान बिना किसी भाव के बोला, विथ योर लेडी बॉस। रंजय ये सुनकर कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता था कि उसके सर के आगे उसके लेडी बॉस के बारे में कुछ न बोलना ही ज्यादा ठीक है। रंजय कुछ याद करते हुए बोला, सर वो आज की पार्टी में मिस्टर चोपड़ा भी आ रहे हैं और अभी उनको आपके और मैडम की शादी से रिलेटेड कोई बात नहीं पता, कहीं वो कुछ वहां करे ना। उद्धरण। अव्यान एक किल स्माइल करते हुए बोला, वो आ रहा है वहां, तभी तो जा रहा हूं मैं, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि अव्यान ऐसे किसी के बुलाने से नहीं चला जाता। रंजय समझ जाता है कि उसके सर ने कुछ सोच रखा है, इसलिए वो अपना सर हाँ में हिला देता है। अव्यान रंजय से अपना सर चेयर से टिकाते हुए बोलता है, एक वाइन कलर की ड्रेस डार्क हाउस में भिजवा दो, और मेकअप फीमेल आर्टिस्ट भी याद रहे फीमेल होना चाहिए। रंजय फिर कंफ्यूज हो जाता है और डरते हुए बोलता है, सर ये किसके लिए? अव्यान टेबल के अंदर से अपनी गन निकालते हुए बोला, हाँ तो क्या कहा तुमने? रंजय बेचारे की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। बेचारा हकलाते हुए बोला, नो सर मैंने कुछ नहीं कहा, हो जाएगा जो आपने कहा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो तुरंत वहां से ऐसे गायब होता है जैसे वो यहाँ था ही नहीं। अव्यान अपनी चेयर से सर टिका लेता है और आंखें बंद करके इरा की नशीली आंखें, गुलाबी होठ, गोरे गाल, उसका चिल्लाना, खुद को शर्म से छुपाना, उसका रोना, वो हर एक चीज याद करने लगता है जो पल उसने उसके साथ इन 1 दिनों में बिताए थे।
वो अपनी आंखें बंद किए ही गुनगुनाता है, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। हम। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो अपने फोन की तरफ देखता है और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके परफेक्ट चार्मिंग फेस पर आ जाती है। वो फोन को पिक करते हुए बड़े से ग्लास वॉल की तरफ जाकर सामने पूरे मुंबई को देखने लगता है और कॉल वाला आदमी बहुत भड़कते हुए बोल रहा था, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम वो शिपमेंट क्या पा गए? तुम तो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे हो। तुम होगे गैंगस्टर, पर मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। मैं भी नकुल चोपड़ा हूँ तुम्हारी। तभी अव्यान उसकी बात बीच में काटते हुए घमंड से बोला, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मुझे चैलेंज करते हैं, पर फिर जब मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उनको मिट्टी में मिलाता हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि अभी तुमको इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नकुल चोपड़ा गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम आजकल के लड़के मेरे इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे मुझसे ले सकते हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखते जाओ। अव्यान एविल स्माइल करते हुए बोला, ओह मैं तो डर गया। अव्यान रावल तो तुम जैसे गीदड़ से डर गया। हाँ। वो हंसते हुए फिर कोल्ड आवाज में बोला, तुम जैसे गीदड़ों से ये दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर नहीं डरता। और अभी तो शुरुआत है, और वैसे भी मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है। तुम मेरे रास्ते में तो तुम भी एक मोहरा बन गए मेरे खेल के, दैट्स इट। नकुल चोपड़ा जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, अव्यान उधर से कॉल कट कर देता है। अव्यान सामने के व्यू को बिना किसी इमोशन के देखने लगा। टाक हाउस। इरा वहीं बैठे बैठे ही सो गई थी। तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है, जिससे इरा की नींद खुलती है और वो निंदी आवाज में बोली, आ जाए। एक फीमेल मेड अंदर आकर बोली, मैम आप लंच यहाँ करेगी या नीचे चलेंगी? अगर आप कहें तो यहाँ लेकर आऊं, क्योंकि सर ने आपका डाइट चार्ट बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका खाना रेडी होगा। इरा ये सुनकर पूरी तरह चिढ़ जाती है कि ये शैतान अब अपने मन का उसे खाने पीने भी नहीं देगा, पर फिर भी वो मेड से शालीनता के साथ बोली, आपका थैंक्स पर मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ये सुनकर मेड बोली, पर मैम सर ने कहा है कि आप बिना खाए नहीं रहेंगी, अगर ऐसा हुआ तो वो हम लोगों को पनिश करेंगे। इरा चिढ़ते हुए मगर शांति से बोली, ठीक है, आप यही ले आइए, और एक बात, आपके पास फोन होगा? अगर हो तो प्लीज दे दीजिए। इरा की बात सुन मेड ने शांति से जवाब दिया, नहीं मैम, यहाँ के सर्वेंट को फोन अलाउ नहीं है, और मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर मेड चली जाती है और इरा हैरान होकर वहीं बैठी रहती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये किस तरह का इंसान है। आखिर कुछ ही देर में मेड खाना लेकर आती है और इरा को सर्व करके चली जाती है। इरा खाना देखकर पूरी तरह सुलग जाती है, क्योंकि खाना पूरी तरह हेल्दी था। ओट्स के सूप और वेजिटेबल सूप और जूस था। इरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कहती और खाना खा लेती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो भूखे नहीं रह पाती थी। इसी तरह शाम हो जाती है। इरा भी बेड पर बैठे बैठे यहाँ से निकलने का सोचने लगती है। तभी फिर उसके गेट पर नॉक होता है। इरा को डर था कि कहीं अव्यान तो नहीं आ गया। वो धीरे से अंदर आने को बोलती है तो वहाँ एक फीमेल मेड के साथ मुंबई की बेस्ट मेकअप फीमेल आर्टिस्ट खड़ी थी। इरा कंफ्यूज होकर दोनों को देखती है तो वो मेड अपने पैकेट को इरा के पास रखते हुए बोली, मैम इसमें आपकी ड्रेस है और ये आपको पार्टी के लिए रेडी करने आई है, और ये एक बॉक्स है, इसे आप ही ओपन करिए। ये कहकर वो एक बॉक्स इरा को दे देती है। इरा कंफ्यूज होकर उस बॉक्स को ओपन करती है और जैसे ही बॉक्स के अंदर देखती है, उसकी आंखें खुशी से चमक जाती है। तो क्या है उस बॉक्स में, जानने के लिए पढ़ते रहिए। चाइट माई ब्यूटिफुल वाइफ अव्यान रावल। अब आगे। इरा उस बॉक्स को जब खोल कर देखती है तो खुशी से उसकी आंखें चमकने लगती है, क्योंकि उसमें फ़ोन था जो आज कब से सोच रही थी। वो तुरंत उस फ़ोन को उसमें से निकालती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें सब कुछ पहले से ही एक्टिवेट था। वो फ़ोन नया था पर ऑन था। वो फ़ोन देख ही रही थी, तभी उस पे एक कॉल आता है। इरा उस कॉल में नेम देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें हबी नेम शो हो रहा था। इरा गुस्से से फ़ोन को उठाती है और लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये डेविल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन में अपना इतना घटिया नाम सेव करने की? उद्धरण चिन्ह। उधर से अव्यान रिलैक्सिंग टोन में बोलता है, ओह बीवी, इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर लेती हो आखिर? तारांकन। इरा फिर से भड़कते हुए बोली, तुम सीधे पोम पर आओ। ओके, ये राउंड शेप बातें मुझसे मत किया करो। अव्यान किल स्माइल करते हुए बोला, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही पॉइंट पर आने की बात कर रही हो।
मेरे बैगर रह नहीं पा रही क्या? उद्धरण चिन्ह। इरा हार मानते हुए बोली, क्यों किया है कॉल? क्या काम है? अव्यान अब सीरियस टोन में बोलता है, हम ये सही बात की हो अब? सुनो, ये फ़ोन मैंने तुम्हारे लिए भेजा है, और जो सामान भेजा है उसे लो और मेकअप आर्टिस्ट तुम्हें रेडी कर देगी। मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, और मुझे कोई टैंटम्स नहीं चाहिए तुम्हारे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बिना इरा की बात सुने कॉल कट कर। इरा गुस्से से फ़ोन को घूरने लगती है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट आकर उससे बोलती है, मैम आप जाकर चेंज कर लीजिए, फिर मैं आपको रेडी कर देती हूँ। ईरान चाहते हुए बिना के उस ड्रेस को लेकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद इस रेडी होकर बड़े से मिरर के आगे खड़ी थी और मेकअप आर्टिस्ट उसे देखकर बोलती है, माइंड ब्लोइंग, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ग्लोइंग लग रही है। इरा उसे फेक स्माइल करती है। फिर मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से निकल जाती है। इरा अपनी नजरें उठाकर एक बार खुद को देखती है। उसने वाइन कलर का एक डायमंड सिडेडे फुल वॉल्यूम गाउन पहन रखा था, जिस पर क्रिस्टल डायमंड की ज्वेलरी सेट और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में डायमंड चूड़ा और हल्का सा मेकअप। वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लग रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जो अव्यान का ही था। वो उसे नीचे बुला रहा था। कार के पास इरा उदासी के साथ अपने गाउन को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए नीचे जाती है। वो विला को जब देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। वो अंदर से एकदम लग्जूरियस और कस्टम डिज़ाइन से मेंटेन था। इस फिर बाहर की तरफ बढ़ जाती है। वो सामने खड़े इंसान को देखती है, जो कार से टिककर किसी से फ़ोन से बात कर रहा था। अव्यान ने सेम इरा के मैचिंग के ही वाइन कलर का टैक्सिडो पहन रखा था और वो आज बहुत ही ज़्यादा हॉट और बोल्ड लग रहा था। पर इरा उस पर ध्यान नहीं देती और अपने गाउन को संभालते हुए उसके पास जाने लगती है। अव्यान कॉल कटकर पलटकर देखता है तो बस देखत ही रह जाता है। उसे उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। अव्यान को इरा इस टाइम एक वाइन कलर का फ्लावर लग रही थी, जो अभी अभी खिला हो। इरा उसके पास आती है और चिढ़ते हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कुछ तो बताओ। अव्यान उसे अपनी रेंज रोवर में बिठाते हुए बोला, जब पहुंच जाएंगे तो पता चल जाएगा बीवी। नाउ लेट्स गो। इरा और अव्यान कार में बैठते हैं। अव्यान ड्राइवर को चलने का इशारा करता है और उनकी कार हवा को चीरते हुए चल देती है। क्रूज पार्टी के अंदर आज इस पार्टी में बड़े से बड़े बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के लोग आए हुए थे और सब अपने चीफ गेस्ट के आने का वेट कर रहे थे, जो इस पार्टी के शान थे। और वो थे दी अव्यान रावल, जो अभी तक पार्टी में नहीं पहुंचे थे और सब उनका ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नकुल चोपड़ा भी एक बिजनेसमैन था जो इस पार्टी में आया था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी, जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी और वो काफ़ी गुड लुकिंग और हैंडसम थे। मिस्टर बोस भी अपने असिस्टेंट बीपी उर्फ बिहारी प्रसाद के साथ आए हुए थे और वो थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और उनका असिस्टेंट उनके मजे लिए जा रहा था अपनी बिहारी भाषा में। तभी वहाँ शोर होने लगता है। मीडिया वाले भी आए हुए थे उस पार्टी में, जब से उन्हें खबर मिली थी कि अव्यान रावल भी आ रहे हैं। इस पार्टी में गेट के एंट्रेंस पर एक मेड फॉर ईच अदर कपल अंदर आते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि लड़की के फेस पर ज़्यादा स्माइल नहीं थी, पर उसे जबरदस्ती स्माइल करने को कहा गया था और अव्यान इसके हाथों में हाथ डाल अपने एरोगेट स्टाइल में अंदर आ रहा था। सारे मीडिया वाले अव्यान रावल के साथ एक लड़की को देखकर शौवह थे और वहां खड़े सभी लोगों की आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि आज तक अव्यान रावल का कभी किसी लड़की के साथ नाम नहीं जुड़ा था और अब अचानक से एक शादीशुदा लड़की के साथ उन्हें देखकर सभी शॉक थे। मीडिया वाले जल्दी जल्दी फोटो खींचने लगे। इतने बड़े न्यूज की वहां खड़े नकुल चोपड़ा की तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उनको अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी खुद की जान से बढ़कर बहन उसके राइवल के साथ हाथों में हाथ डालकर खड़ी है। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इरा जब लंदन में थी तो यहाँ इसके हाथ कैसे लग गई। उसकी बहन अव्यान अपने खतरनाक स्टाइल में इसका हाथ पकड़े स्टेज पर आता है और सबकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, हेलो एवरीवन, मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहता हूँ। ये कहकर वो इरा की कमर पकड़ अपने करीब खींच लेता है और सबकी तरफ देखकर कहता है, सो मीट माई गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल वाइफ टी अव्यान रावल। इरा अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, इस शैतान से बहुत दूर हो जाना चाहती थी,
पर उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगते हैं और नकुल चोपड़ा तो वहीं बेसुध होकर बैठ जाता है। तो अब क्या करेगा नकुल अपनी बहन के लिए? क्या इस अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए द 9 पीरियड्स और अव्यान की केयर। अब आगे अव्यान इरा का हाथ पकड़े स्टेज से नीचे ले आता है और उसे सोफे पर बैठाता है। इरा चुपचाप बैठी रहती है। उसने अभी अपने भाई को नहीं देखा था। अव्यान उसे सॉफ्ट ड्रिंक देता है और उसे वहीं बैठने को बोल कुछ जरूरी काम से चला जाता है। इरा शांति से बैठी रहती है। तभी कोई गुस्से से आकर उसका हाथ पकड़ता है। इरा चौंक जाती है और एक बार अपने हाथ को देखती है जिसे किसी ने पकड़ रखा था और फिर सामने खड़े इंसान को। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से खड़ी होकर रोते हुए बोली, भाई अब भाई। तभी नकुल चोपड़ा गुस्से में बोला, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? और तुम लंदन से कब आई और मुझे क्यों नहीं बताया? इरा तुम पागल हो चुकी हो क्या? बिल्कुल। इरा सिसकते हुए बोली, भाई मैं यहाँ परसों आई और मैं जब आई तो मेरा। तभी किसी ने इरा का हाथ जिसको नकुल ने पकड़ रखा था एक झटके में उससे अलग करता है। इरा डर जाती है और पीछे देखती है जहां अयान अपनी लाल आंखों से नकुल और इरा हाथ को देखता है जिसके कारण इरा का हाथ लाल हो चुका था। अव्यान किसी बच्चे की तरह इरा को अपनी बाहों में भर लेता है और अपने पीछे से गन निकालते हुए सीधे नकुल चोपड़ा के हाथ पर पॉइंट करता है। वहां खड़े सभी लोग ये नज़ारा देखकर शॉक्ड हो चुके थे। नकुल चोपड़ा के भी पसीने आने लगे। वो अपने हाथ को पीछे करते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, ये क्या कर रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उद्धरण चिन्ह। अयान अपनी जलती निगाहों से देखते हुए नकुल से बेरहम तरीके से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अव्यान रावल की वाइफ को चोट पहुंचाओ। तुम्हारे इस हाथ का अब कोई काम नहीं है। इसे अब तुम्हारे बॉडी से अलग होना ही है। इरा डर से कांप उठती है अव्यान की ऐसी बातें सुन। बेशक उसने न्यूज और आर्टिकल्स में अव्यान के बारे में पढ़ रखा था कि वो रहम नहीं करता किसी पे। उसके आगे सब एक चींटी के बराबर है, पर उसे नहीं पता था कि कभी उसके सामने ऐसा कुछ होने वाला था। आज ऐसे उसके वाइल्ड बिहेव को देख बहुत सहम गई थी और ऐसे ही अव्यान की बाहों में चिपकी रहती हैं। उसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। अव्यान ट्रिगर पर उंगली रखते हुए आगे बोला, और क्या तुम ये सो कॉल्ड भाई का प्यार दिखा रहे हो? तुम मेरी वाइफ के सौतेले भाई हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी वाइफ के सामने इतना अच्छा एक्ट करने की कोई जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। इरा रोते हुए अव्यान के सीने पर छोटे छोटे हाथों से मुंह के मारते हुए बोली, वो मेरे भाई हैं। कोई सौतेले नहीं समझे, वो मेरे सगे भाई है। अव्यान बहुत ही डेलिकेट तरीके से उसके दोनों हाथ को पकड़ता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जान तुम्हें जो रिश्ता बनाना है बनाओ, पर मेरे पास उससे एक ही रिश्ता है और जो अभी अभी बना। नकुल चोपड़ा का तो जैसे कुछ पकड़ा गया हो। उनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी और अव्यान से उसका अभी क्या रिश्ता बना ये वो समझ नहीं पा रहा था। तभी अव्यान ने एक अपनी ट्रिगर दबा दी जो सीधे नकुल चोपड़ा के उस हाथ पर लगी जिस हाथ से उसने इरा की नाजुक सी कलाई को किसी जानवर की तरह पकड़े हुए था। सारा माहौल दहशत में आ चुका था। मीडिया वाले तो डर से तुरंत वहां से निकल गए। मिस्टर बोस की तो हालत ऐसी थी जैसे उनके बॉडी में खून ही नहीं है। इरा डर से अपने सर को सीधे अव्यान के सीने में छुपा देती है और लगभग बेहोश हो जाती है और नकुल चोपड़ा के हाथों से बेहिसाब खून नीचे पूरे फर्श पर गिरने लगता है और वो दर्द से कराहने लगते हैं। उनका असिस्टेंट जल्दी से उनके पास आता है पर अव्यान के गार्ड्स उसे वहीं रोक लेते हैं। अव्यान इरा को बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाता है और नकुल चोपड़ा को एक वार्निंग लुक में बोलता है, तो समझ आया मेरा और तुम्हारा अभी अभी क्या रिश्ता बना? देखो मेरी बात समझो, तुमने इरा को चोट पहुंचाया तो मैंने तुम्हारे उस हाथ को ही अलग कर दिया। तो अभी अभी तुमने अव्यान रावल से दुश्मनी का रिश्ता पा लिया। और फिर एक बार वहां खड़े सभी डरे हुए लोगों की तरफ देखते हुए बोला, और सभी जानते हैं कि अव्यान रावल एक रिश्ता बहुत अच्छे से निभाता है और वो है दुश्मनी का। ये कहकर वो जमीन पर लगभग बेहोश पड़े नकुल चोपड़ा को देखता है और फिर इरा के पीले पड़ गए छोटे से फेस को फिर वो नकुल चोपड़ा को साइड करते हुए कूच पार्टी से बाहर निकल अपनी कार की ओर चला जाता है। अव्यान इरा को कार में बिठाया और ड्राइवर ने कार को डाक हाउस की तरफ मोड़ दिया। अव्यान बड़े ध्यान से इरा के डल पड़ चुके फेस को देख रहा था। वो उसके माथे पर किस करके उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है
और रंजय के पास कॉल करता है और उसे डॉक्टर्स की स्पेशल लेडीज टीम को डार्क हाउस में भेजने को बोलता है। उन लोगों की कार डार्क हाउस के बाहर आकर रुकती है। अव्यान अपनी प्रिंसेस को किसी प्रिंस की तरह अपनी बाहों में उठाए विला के अंदर आता है। वहां लेडीज डॉक्टर्स पहले ही आ चुकी थी। अव्यान इरा को मास्टर बेडरूम में ले जाता है और डॉक्टर्स उसे चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक लेडीज डॉक्टर डरते हुए अव्यान से बोली, सर शी इज़ फाइन नाउ, बस ये ज़्यादा डर की वजह से बेहोश हुई हैं। और अव्यान गुस्से से बोला, और क्या आगे बोलो। डॉक्टर जल्दी से बोली, ये बहुत वीक हैं और इनका मंथली पीरियड भी आया हुआ है, इसलिए इन्हें थोड़ा अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा और बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अव्यान कुछ नहीं बोलता और सीधे इरा के साइड जाकर बैठ जाता है। वो सब डॉक्टर्स वहां से तुरंत निकल जाती है। रंजय उन्हें बाहर छोड़ता है। अव्यान इरा का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। वो उसके हाथों पर किस करके रंजय को कॉल करता है। उधर से रंजय बोलता है, जी सर कहिए। अध्यान बॉसी टोन में बोलता है, एक काम करो, कन्वीनियंस स्टोर में जाओ और जितने भी सैनिटरी पैड्स हैं सब तुरंत लेकर आओ और कैल्शियम फूड्स, चॉकलेट्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स और आइस पैक भी सब तुरंत आ जाने चाहिए। कहकर अव्यान बिना उसकी बात सुने कॉल कट ही कर देता है और अपने टैब को भी बंद कर देता है, जिस पर उसने लड़कियों के पीरियड्स टाइम में यूज़ होने और खाने वाली चीज़ों को पढ़कर अपने असिस्टेंट को बताया था, क्योंकि उसे ये सब पता नहीं था कि पीरियड्स में आखिर लड़कियां खाती क्या है। और उधर रंजय तो जैसे कोमा में ही जा चुका था। वो अपने फ़ोन को अपने हाथ में लिए घूरे जा रहा था और ये सोच रहा था कि कहीं किसी ने उसके बॉस को किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि ये वाला बॉस तो रंजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इतनी केयर भी कर सकता है। वो इन सब बातों को इग्नोर कर जल्दी से अपने बॉस के दिए हुए ऑर्डर को फॉलो करने में लग जाता है। उधर डार्क हाउस में इरा अभी तक सो रही थी। दर्द से उसका चेहरा मुरझा गया था और पीला पड़ गया था। अध्यान उसी के बगल बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी कोई गेट पर नॉक करता है। आखिर नकुल चोपड़ा क्यों इतना डर गया था इरा के सामने अपने सौतेले होने के राज पर? आखिर क्या सच्चाई है इन सब के पीछे? किस हद तक जाएगी अव्यान की दीवानगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। और फारिया जी, ये स्टोरी अलग है। इसका कंटेंट सब स्टोरी के जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई स्टोरी पढ़ रखी है उस टाइप, और सीरियसली आई एम टू फेड अप विद दैट, सो आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा सब स्टोरी के जैसा। और थैंक्स आपके प्यारे से कमेंट्स के लिए, और सभी को थैंक्स, बाय बाय। चटैन, वाई आर यू ऑलवेज अननोइंग मी। अब आगे गेट पर जब कोई नॉक करता है तो अव्यान, जिसकी पतली और लंबी उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी, वो रुक जाती है और अव्यान स्ट्रेट टोन में बोलता है, कम इन। उद्धरण चिन्ह। गेट से रंजय रूम में आता है और अव्यान से सॉफ्ट टोन में बोलता है, सर सब कुछ आ चुका है। उद्धरण चिन्ह। अव्यान बस हम्म कहता है तो रंजय सारे सैनिटरी पैड्स जो एक बड़े से बैग में था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी शॉप ही खरीद ली गई हो। वो वही सब कुछ रखकर रूम से बाहर निकल जाता है। अव्यान बेड से खड़े होकर सारे सामान को एडजस्ट करता है, फिर नीचे चला जाता है। इरा की आंखें किसी तितलियों की तरह फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी जब आंखें खुली तो अचानक से उसे पार्टी का सब याद आने लगता है और वो फिर से पैनिक करने लगती है। तभी उसे अपने लोअर पार्ट में कुछ वेट सा फील होता है और उसे अपने पेट में बहुत दर्द भी हो रहा था। वो अपनी कमजोर हालत में सीधे उठकर वॉशरूम में जाती है, पर तभी उसे फील होता है कि उसके नेसेसरी की चीज़ें तो उसके पास है ही नहीं। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके सामने एक बैग रखा हुआ दिखा। वो बिना मन के ऐसे ही उस बैग को देखने लगी। तभी वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस बैग में हर ब्रांड के सैनिटरी पैड्स दिखते हैं। वो ज़्यादा न सोचते हुए जल्दी से उसमें से जो वो यूज़ करती थी उसे ले लेती है, क्योंकि उसे अभी इसकी बहुत ज़रूरत थी। पर वो अपने मन में ये ज़रूर कह रही थी कि इतना इडियट कौन हो सकता है जो इतने सारे ही खरीद लाया। वो फ्रेश होकर बाहर निकलती है, तभी उसे कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो लड़खड़ाने लगती है। पर तभी दो पावरफुल मैनली फ्रेग्रेंस वाले मजबूत हाथ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इरा अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो उसके सामने एक हैंडसम, अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला अव्यान उसे अपनी बाहों में उठाए बैग की तरफ ले जाता है और वो इरा को चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है बीवी, तुमको इतना अच्छा लगता है मेरी बाहों में जी, हर वक्त मेरे पास आने के बहाने बनाती रहती हो। उद्धरण चिन्ह।
इरा घूर के अव्यान को देखती है और अव्यान की गोद से उतरते हुए बोली, ये तुम अपने आप को कहीं के प्रिंस समझते हो जो मैं तुम्हारे पास आने के लिए मरूंगी, छोड़ो मुझे। अव्यान डेलिकेट तरीके से इरा को बेड पर बैठाता है और उसे चॉकलेट मिल्क शेक देते हुए बोला, ड्रिंक इट। इरा घूरते हुए एक बार उस चॉकलेट मिल्क शेक को देखती है और फिर अव्यान के इमोशनलेस फेस को देखती है और सीधे मना करते हुए बोली, नो थैंक्स। अव्यान को पता था कि इरा नखरे तो करेगी ही खाने पीने में, इसलिए वो उसके एकदम करीब जाकर बैठ जाता है और इरा का छोटा सा चेहरा अपने करीब लाते हुए अपने बोल्ड और मैग्नेटिक वॉइस में बोला, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें अपने तरीके से पिलाऊं? अगर तुम्हारी हाँ है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं बहुत अच्छे से पिला दूंगा। ये कहकर वो एकटक उसकी कांपते हुए पिंक होंठों पर देखने लगता है। इरा जब उसकी इतनी इंटेंस नजरें खुद के होठों पर देखती है तो वो उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू और व्हाई आर यू ऑलवेज अननोइंग मी? अव्यान उसे चिढ़ता देख और चिढ़ाते हुए बोला, मैं क्या करूं, तुम ही तो नहीं पी रही, चुपचाप पी लो वरना मैं थोड़ा सा भी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इरा जल्दी से उससे दूर बैठती है और उसके हाथों से चॉकलेट मिल्क शेक ले लेती है और एक जल्दी उसे एक सांस में ही पी लेती है। वो किसी बच्चे जैसा रिएक्ट कर रही थी। अव्यान के फेस पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो वहां से उठते हुए बोला, तो तुम रेस्ट करो और कल हम लोग काहिरा जा रहे हैं तो तुम्हें ठीक रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। इरा घबराते हुए जल्दी बोली, नो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम बिना मेरे मन के मुझे कहीं नहीं ले जा सकते, समझे? मैं कहीं नहीं जा रही। अव्यान बॉसी टोन में बोला, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, इट्स एन ऑर्डर जो तुम्हें मानना पड़ेगा। नाउ गो नाइट। ये कहकर वो बिना इरा की बात सुने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। इरा गुस्से से गेट की तरफ जहां अव्यान गया था उसी जगह एक पिलो उठाकर फेंककर चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना कहीं, समझे? सुन लो इडियट। पर अव्यान तब तक जा चुका था। इरा की आंखें नम हो जाती है, वो बेड पर सिसकते हुए लेट जाती है और अपने कुछ बचपन की यादें याद करने लगती है और रोते हुए मायूसी सी बोली, आई मिस यू, आर यू प्लीज कहाँ हो? चले आओ, बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगी इस तरह। वो ऐसे ही रोती रहती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपने बेड से उठकर अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है। तभी उसे नाइट लैम्प पर अपना फ़ोन दिखता है। वो जल्दी से अपने आंसू को पोंछती है और अपने फ़ोन में सायरा का नंबर डायल करती है। उधर से सायरा का कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो, हु इज़ दिस? इरा इधर से मायूसी से बोली, मैं इरा बोल रही हूँ। सायरा टेंशन में बोली, यार इरा तू कहाँ गायब हो गई? न तेरा कोई कॉल लगा न तेरा कोई पता चल रहा था, तू जब से इंडिया गई मुझे तो भूल ही गई यार। सायरा की इतनी टेंशन भरी आवाज़ सुनकर इरा उसे शांत कराते हुए बोली, चुप हो जाओ और पहले मेरी बात सुनो, मुझे जल्दी से हमारे पुराने घर के केयरटेकर रमा दादी के घर का एड्रेस दो। सायरा कंफ्यूज होकर बोली, रमा दादी पर उनका एड्रेस क्यों चाहिए? वो तो अब। इरा बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, देखो मुझे अभी और कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उनका एड्रेस दो जहां वो अभी रह रही हैं। सायरा ज़्यादा कुछ न बोलते हुए उसे एड्रेस सेंड कर देती है और फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। इसके चेहरे पर एक उम्मीद वाली खुशी आ जाती है और अब बस उसे कैसे भी करके इस जगह से निकलना होगा। ये सोचते हुए वो कुछ प्लान बनाने लगती है। तभी उसके गेट पर नॉक होता है। इरा अंदर आने को बोलती है तो एक फीमेल सर्वेंट रात का डिनर लेकर अंदर आती है। वो डिनर ग्लास टेबल पर लगाकर इरा को ग्रीट करते हुए रूम से बाहर चली जाती है। इरा एक नज़र उस हद से ज़्यादा हेल्दी डिनर की तरफ देखती है और उसका मुंह बच्चों जैसा बन जाता है, पर उसे कमज़ोरी लग रही थी इसलिए वो बिना कुछ कहे उसे खा लेती है और फिर बैग पर लेटते हुए बस कल कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते ही सो जाती है। रात के 2 बजे इरा के रूम का गेट खुलता है और एक लंबा चौड़ा पावरफुल आदमी सीधे इरा की बैग की तरफ आता है और एक नज़र इरा के मासूम से चेहरे को देखता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अव्यान फ्रेश होकर बाहर आता है और इसके साइड में आकर इरा को खुद के बाहों में भरते हुए उसके प्यारे से चेहरे पर किस करके सो जाता है। एंड सभी को थैंक्स एंड डार्क मून जी, मैं अपने ही अकॉर्डिंग लिखूंगी स्टोरी, डोंट वरी 98 फारिया जी, नाइस कोइंसिडेंस। एंड सभी को थैंक्स हर्षा जी, आपको भी थैंक्स एंड सभी को थैंक्स, बाय बाय। हेलो गाइस, कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।